प्रदीप जी बात जल्दी से खत्म कीजिए और उसके बाद में डिबेट को आगे रुबिका जी, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार पूरी ऐतिहासिक बहुमत के साथ बनेगी। पिछली बार से ज्यादा सीटें आएगी क्योंकि महिलाओं ने निर्णय कर लिया है कि 5 बजे के बाद एनडीए शासनकाल में वो सुरक्षित घूम सकती हैं। आरजेडी शासनकाल के अंदर जो है स्थिति ऐसी थी कि 5 बजे के बाद महिलाएं जो है घर के बाहर नहीं निकल पाती थी। जंगल राज वाले 125 यूनिट फ्री बिजली नहीं दिए, हम दिए, वो लालटेन दिए। हमने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाला, उनको स्वावलंबी बनाया। और सबसे बड़ी बात है, उधर परिवार का राज है। सिर्फ तेजस्वी यादव एक जाति का मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ हर गरीब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले हैं। और आप लोग ने जब कहा था लोकसभा में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर उसको मैं करूं तो एक सेकंड, तो आर यू श्योर कि नीतीश बाबू ही बनने वाले हैं? 100% नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक रूप से पिछली बार की ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की जीत के ऊपर सवाल बाद में करूंगी। मैं तो नीतीश बाबू के सीएम पर आपसे मैं तो आपको कह ही रहा हूं, नीतीश कुमार जी हमारे फेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के फेस पे हम लड़ रहे हैं। पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी, नीतीश कुमार जी वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। पर आप लड़ तो लेंगे उनके फेस पर, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। इसकी क्या गारंटी? अरे हम कह रहे हैं हम इनके जैसे थोड़ी हैं। पहले तो आप ये चलिए, हमारे तरफ तो क्लियर फेस। जरा बेचारे तेजस्वी यादव की पार्टी से तो पूछिए कब जाके राहुल गांधी उनको फेस डिक्लेयर कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। बेलारी जी सुबह इस मसले पर बात चल रही थी ना, वो कह रहे हैं भाई हमारा फेस क्लियर है, नीतीश बाबू नीतीश बाबू नीतीश बाबू। ये कौन है? अमित शाह है क्या? ये है क्या जो बोल रहे हैं कि तय करने वाले? ये अमित शाह है? अरे ऑफिशियल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का। हर प्रवक्ता कार्यकर्ता जो होता है ना पार्टी लाइन पे ही बात करता है। बिलारी जी, अरे काहे को इधर मत पकाइए। आप जो है अपनी सीमा से लांग रहे हैं। खाइए, क्लियरिटी आ जाए। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बैठे थे, आपके बगल में बैठे हैं हर्षवर्धन जी, क्या बोले हैं? वो भी बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा। अरे आप मुख्यमंत्री तो कोई दूसरा ही बनेगा। निजी राय हो सकती है, बगल में होने वाला है। पूछिए ना, मैं भी जानता हूँ क्या होने वाला है। बेलारी जी मुझे ये बताइए, सब क्लियर आ जाएगा। क्लियर पर बेलारी जी, प्रदीप भंडारी जी से ज्यादा क्लोज आप हैं क्या अमित शाह के? आप एकदम श्योर हैं? नहीं, जो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं वो तो हो ही भी ना करी। अरे नहीं, अमित शाह जी ने कहा है, 2-3 बार कहा है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये हम लोग बैठ करके तय करेंगे। झूठ बोल रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे नीतीश कुमार के फेस पर। झूठ। बिलारी जी तो कहा है उन्होंने। बिलारी जी, ये आरजेडी कांग्रेस नहीं है कि ये सब बयानों से फूट पैदा होगी। हमको और जोड़ेगा साथ में फेविकॉल के जैसे। पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पहले बताइए ना तेजस्वी यादव को। हर्षवर्धन जी को वकील बना रहे हैं, हर्षवर्धन जी बताइए जरा। नहीं बताए हर्षवर्धन। नहीं, देखिए ये तो है कि इस बार कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित तौर पर नहीं है और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बिहार में एनडीए गठजोड़ के भीतर भी एक चर्चा बहुत गंभीरता से है कि क्या नीतीश कुमार की पारी का समापन होना चाहिए। और अगर उसको हम यूं भी देखें, बहुत मतलब मैं इसको एक और जोड़ देता हूं तो और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। नड्डा जी से हम लोगों ने पूछा कि बिहार में नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से हैं ही, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो क्या नीतीश कुमार जी क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा नीतीश जी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। और अगली लाइन उन्होंने बोली, नीतीश जी इस चुनाव में और अच्छा करने जा रहे हैं। ये नड्डा जी के मुंह की बात मैं बता रहा हूं। तो हम लोगों ने कहा भाई दूसरी वाली लाइन पहले बोल देते, सारी खबर यही छिपी हुई है। और खबर निकाल। देखिए प्रदीप जी तो पहले पत्रकार रहे हैं ना, वो तो बिटवीन द लाइंस भी खबर खोजेंगे, लेकिन अभी प्रवक्ता के तौर पर अनुप्रिया जी यहाँ पर हैं। अनुप्रिया जी। रुबिका जी, मैं कन्हैया बिलारी जी और हर्षवर्धन जी के बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। शायद इनको नहीं पता है कि बिहार में एक नारा चल रहा है एनडीए का कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब इतना सर उलझाइए मत, बिहार की जनता तय कर चुकी है और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ने जा रही है और चुनाव नीतीश कुमार जी के पाले में होंगे। तो भाई कन्हैया बिलारी जी का अपना पर्सनल मोटो अलग हो सकता है, वो आरजेडी के बाहर बैठ करके वो जो खबरें निकालते हैं उसी को समझते कि सनसनीखेज है बिहार की राजनीतिक में, बट ऐसा नहीं है सर। बिहार की जनता बिल्कुल तय बैठी है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और सड़क, बिजली, हर तरीके के आयामों पे काम हुई है। और 2025 से 30 नारा देखिएगा, इसी नारे के साथ में चाहे वो अमित शाह जी हो या भाजपा के तमाम नेता हो या मुख्यमंत्री हो, इसी नारे पे 2025 से 30 फिर से नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, जेडीयू वाले कहते हैं ये भाजपा नहीं, आप आरजेडी के बाहर नहीं मिलेगा आपको कन्हैया बिलारी जी। आप आरजेडी के बाहर बैठते हैं इसलिए आपको वहां नहीं सुनाई देगा। आप भाजपा के बाहर बैठा कीजिए
और पिछले बार आप भाजपा के एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जाया कीजिए, तब आपको जानकारी होगा। आप अपना पर्सनल नैरेटिव चलाने से नहीं, हमको पता है कि आप पर्सनल करते हैं, आपको। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सुनिए कन्हैया जी, आपके लिए भी है और बाकी तमाम जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अभी देखिए, प्रश्न और उत्तर का सिलसिला चल रहा था। बुर्का पहने वोटर्स को लेकर एक बड़ी खबर। पूछा गया कि मान लीजिए बुर्का पहनकर आए वोटर्स को परखना हो या उनको आइडेंटिफाई करना हो तो इसका कोई प्रबंध होगा कि नहीं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया कि महिला जो वहां पर अधिकारी हैं और वर्कर्स हैं वो मौजूद रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो चेकिंग की जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पूछा गया कि अक्सर ये होता है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, खासकर वेस्टर्न यूपी की तरफ जब वोटिंग होती है तो ये बड़ा मुद्दा रहता है। अक्सर ये होता है कि दो गुटों में आपस में टकराव शुरू हो जाता है, ये कहकर कि वो जो आपको बुर्के में नजर आ रहे हैं वो पहचान छुपा कर आकर वोट डाल रहे हैं, ये आरोप लगाए जाते हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि बुर्के को हटाकर हम किसी तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा सकते क्योंकि कोई महिला वहां पर मौजूद नहीं है। और ऐसे में अब खबर ये आ रही कि जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेकिंग की जा सकती है। चेक करेंगे आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, वो उनको ये हक होगा कि वो ये चेक कर सके। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हर्षवर्धन जी, मतलब इसको लेकर हमेशा से एक मुद्दा बनता रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि एक बात इसको और थोड़ा शब्दावली ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि है क्या कि हम लोगों के दिमाग में बुर्का, चूंकि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा चेहरे को ढककर आती है तो ये लगता है, लेकिन कई हिस्सों में हिंदू महिलाएं भी चेहरा ढकती है, घूंघट रखती है, पर्दा रखती है। बड़ा स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जो मत देने जा रहा है, अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है तो वो शुद्धिकरण पूरा ही नहीं हो सकता अगर मैं चेहरे पर कुछ पर्दा लगा कर जाऊं, कवर लगा कर जाऊं। और उसको देखने का इंतजाम तो करना ही होगा। जो पार्टियां, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें हिंदू मुसलमान मत करिए, इसको कम्युनल मत कीजिए। जो भी मतदाता मतदान करने जा रहा है उसका चेहरा देखा ही जाना चाहिए। और इस मसले पर तारिक अनवर से भी इस पर रिएक्शन लिया गया है। मेरे सहयोगी अरुण ने उनसे बात की है। क्विकली ये जरा बातचीत हम दिखा। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 नवंबर को पहला चरण, 11 को दूसरा और 14 नवंबर को मतगणना है। उसके बाद तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। तारिक अनवर साहब, कांग्रेस पार्टी तैयार है क्या? क्योंकि बीजेपी लगातार इस सवाल पूछ रही है, इनका दूल्हा ही अभी तय नहीं है कौन होगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि दूल्हा तो उनका भी तैयार नहीं है। अभी तक तो उन्होंने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं की है। उनको सिर्फ कहा कि उनकी अगुवाई में चुनाव होगा। तो हमारे यहाँ भी हमारा जो गठबंधन के प्रमुख कहिए, उनको संयोजक कहिए, तेजस्वी यादव, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। और तिथि जो ऐलान की गई है, ठीक है, हमको नहीं लगता है कि इससे किसी को कोई मतभेद होगा। चुनाव तो होना ही था, चुनाव तय था और अब तिथि की घोषणा हो गई। एक और भी सवाल ये है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि सबको सीटें कम करनी पड़ेंगी अपनी, क्योंकि 3 नए सहयोगी आ गए हैं। जेएमएम आ गया, पशुपति पारस आ गए और सबसे बड़े तो वीआईपी आ गए। अब सीटें कम करने को तैयार नहीं, बल्कि लिफ्ट तो और ज़्यादा सीटें मांग रहा है, सहनी और ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। इसको कैसे निपटेंगे आप? कोई समस्या नहीं है। हम लोग जो जब बैठेंगे, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी तो तमाम इस तरह की जो समस्या है उसका समाधान निकल आएगा। और 243 सीट में हम लोग उन तमाम पार्टियों को जो हमारे साथ हमारे गठबंधन में हैं उनको हम शामिल करेंगे और उनको उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी जो संगठन है उनकी, उसके अनुसार उनको उतना सीट दिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं चेहरा घोषित कर देंगे जल्दी? पर जो है वो पूरी तरह से तैयार है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी रहेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये संख्या से क्या मतलब है, लड़ने से है कि जीतने से है, वो तो हमें कांग्रेस ही बता सकती है। हमारे साथ पंकज जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पंकज जी की बात जा रही है, तो क्या जो माइनस यादव ओबीसी है उसको इस बार उस संख्या में महागठबंधन में वो मिलेगा टिकट? क्योंकि अभी तक तो नहीं मिलता रहा है। अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल में लगभग 40% यादवों को टिकट मिलता रहा है। पंकज जी, तो क्या जो ओबीसी है दूसरे उनको मिल पाएगा?
ये तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए आप, मैं कैसे ये तय कर सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किस समुदाय के कितने लोगों को टिकट दे। मैं तो ये सुनकर के हैरत में था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो ऐलान कर दिया, अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ और उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरकार बन रही है पहले से ज्यादा बहुमत के साथ। कमाल हो गया, इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें भी पार नहीं कर रही है बिहार में, और जेडीयू अगर 30 पार कर जाए तो कहिएगा। महिलाएं जो आपने 10,000 रुपए दिए हैं रोजगार योजना के बहाने, उसकी असलियत समझती हैं। क्यों ये सब चुनावों के वक्त ही होता है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, लेकिन हर वंदे भारत रेल को हरी झंडी भी खुद दिखाते हैं, किसी और को दिखाने नहीं देते। तो वो प्रधानमंत्री जी इसकी औपचारिक शुरुआत नहीं करते तो कौन करता? तो सब कुछ महिलाओं के सामने है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जेडीयू ये मांग कर रहा था कि चुनाव इस बार एक ही चरण में होना चाहिए, वो बात मानी नहीं गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी चलिए कुछ बेहतरी हुई। निर्वाचन आयोग की तारीफ की जानी चाहिए। पर सुनिए ना, निर्वाचन आयोग मान लेते तो आप कहते चुनाव आयोग इनके कहे अनुसार काम कर रहा है नहीं कहे अनुसार नहीं। देखिए जब अरे ये तो गलत बात होगी ना पंकज जी। अगर मान लेते तो आप कहते, रूबिका जी मैं बहुत हैरान हूँ, ये जेडीयू वालों ने कहा कि एक फेज में चुनाव होना चाहिए और चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश्वर कुमार मान भी जाते हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था दाल में कुछ काला है, अब तो दाल पूरी काली है। अब 2 फेज में हुआ तो आप कह रहे हैं क्यों 2 फेज में, क्यों जेडीयू की बात नहीं मानी गई है?